हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो कि सेक्शन 3 है, टेस्ट ऑफ बायबैक का टॉपिक है। और टेस्ट ऑफ बायबैक में हमें क्या करना होगा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा लास्ट सेशन में भी मैंने करी थी। मैंने बताया था जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है, हमें इतना तो मालूम है कि बायबैक 25% से ज्यादा का नहीं हो सकता, लेकिन एट द सेम टाइम बायबैक पॉसिबली मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर हम कितना कर सकते हैं, ये देखने के लिए कंपनी को 3 टेस्ट करने पड़ते हैं। वो 3 टेस्ट कौन से होते हैं और उन 3 टेस्ट के थ्रू ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक हम करेंगे, ये देखने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने लिया और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने लिया। और ये बहुत अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आना ही होता है। अब उसने हमें यह बताया कि M444 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर आपको यहां पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल में 300 करोड़ रुपीस है, फिगर्स करोड़ में है। उसके अलावा कंपनी के कुछ रिजर्व्स आपको दिए हुए हैं। रिजर्व्स में भी जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। और वैसे तुम्हें एक रिजर्व और दिया हुआ है, एक्सपोर्ट रिजर्व। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है। उसके अलावा लोन फंड्स भी आपको क्वेश्चन में मौजूद है। लोन फंड्स का मतलब ये लॉन्ग टर्म डेट्स है कंपनी के। और नीचे उसने लिखा, नीचे जो लिखा है वो लंबी चौड़ी लाइन तो लिखी है, लेकिन उसका क्या मतलब है, शेयर होल्डर्स, द शेयर होल्डर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड वाइड स्पेशल रेजोल्यूशन at their meeting on 10th of April 2018 a proposal to buy back maximum permissible equity share considering the ह्यूज कैश सरप्लस। तो इस कंपनी के पास ह्यूज कैश सरप्लस है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड करा कि क्यों ना हम बाय बैक कर लें। तो शेयर होल्डर्स ने मीटिंग में उस प्रपोजल को जो है वो अप्रूव कर लिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है जब हम बाय बैक करेंगे, द मार्केट प्राइस वॉज होवरिंग राउंड द रेंज ऑफ ₹25। और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 25 का चल रहा है। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस का मतलब उनको हम लालच दे रहे हैं। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बाय बैक, इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर ए प्राइस ऑफ 20% अबव मार्केट। पहले तो इस बात का भी मतलब समझे, इसका क्या मतलब है। पहले तो जो ये छोटा सा पॉइंट लिखा है इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं, नहीं तो फिर एकदम से समझ में नहीं आएगा। पहले तो आप समझने की कोशिश करें, ये जो कंपनी है M444 लिमिटेड नाम की, बेटे M444 नाम की ये जो कंपनी है, इस कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। इज इट क्लियर टू यू? और मार्केट में इस कंपनी का जो प्राइस है, मार्केट में जो प्राइस है इस कंपनी का इस वक्त कितना चल रहा है? जैसा कि क्वेश्चन में दिया, 25 रुपए का प्राइस चल रहा है। 25 रुपए का प्राइस चल रहा है। अब इस कंपनी के लिए जहां ये अच्छी बात है कि मार्केट में इनका प्राइस काफी ज्यादा है, वहीं थोड़ा सा इस कंपनी के लिए एक खतरा भी है। सर खतरा किस तरीके का खतरा? बेटे इस कंपनी के लिए खतरा किस सेंस में है? सपोज आपने इस कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हुए हैं। आपने इस कंपनी के, लेट अस से आपका नाम मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए नाम के आदमी ने इस कंपनी के 1000 शेयर खरीदे। जाहिर है कि जब उसने शेयर खरीदे होंगे तो उस वक्त कंपनी का शेयर का प्राइस 10 रुपए था, तो 10,000 रुपए उसने इस कंपनी में लगाए या इस कंपनी के इक्विटी शेयर में लगाए। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, और इनफैक्ट मैंने पहले फर्स्ट सेशन में भी कहा था कि लोग किसी कंपनी के शेयर्स को क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी में होता है। जैसी मार्केट में इन शेयर का प्राइस बढ़ा, मैंने 10 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, जैसे ही मैंने देखा प्राइस 25 रुपए का है, तो मुझे लालच आ सकता है। मुझे मतलब मिस्टर ए को लालच आ सकता है और वो सोचेगा क्यों ना मैं अपने 1000 शेयर जो हैं 25 रुपए के हिसाब से मार्केट में बेच दूं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में अगर ये बेच भी दे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर ए को 15,000 का प्रॉफिट हो गया, जैसा कि आपने देखा। जब मार्केट में कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो यहां कंपनी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग साइन तो है कर कंपनी की परफॉर्मेंस का, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी के लिए थोड़ा खतरा भी बन सकता है। खतरा किस तरीके से बन सकता है? मान लेते हैं कि कोई कंपनी है मार्केट में, कोई बहुत बड़ी कंपनी, और मार्केट में ऐसा होता है, मैं तुम्हें यह भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मार्केट में जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो नहीं चाहती कि उनके कंपटीशन में कोई कंपनी आए, तो वो छोटी कंपनियों को या तो टेक ओवर कर लेती है या तो लीगल तरीके से टेक ओवर करती है।
और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इलीगल तरीके से करती है, या एक बहुत ही दूसरे तरीके से वो कंपनी को भी टेक ओवर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बड़ी कंपनी है और मान लेते हैं M444 लिमिटेड एक नॉर्मल छोटी कंपनी है, करेक्ट। अब बिग लिमिटेड ने देखा कि ये कंपनी हमें काफी ज्यादा कंपटीशन दे रही है, तो बिग लिमिटेड को थोड़ा गुस्सा सा आ गया। उसने सोचा इस कंपनी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये हमसे टकराने की कोशिश कर रही है। तो बिग लिमिटेड नाम की कंपनी ने इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा, भाई हम तुम्हें खरीदना चाहते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि हम इस कंपनी को खरीद लें, या इस कंपनी को टेक ओवर कर लें, या एब्जॉर्व कर लें। एब्जॉर्व करने के लिए हमें इस कंपनी को ऑफ कोर्स पैसा देना पड़ेगा, उसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। एक तो ये तरीका है, ये बेहद लीगल तरीका है और जायज तरीका है। जनरली मार्केट में ऐसा होता है कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उनको परचेज कंसिडरेशन देती है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर M444 लिमिटेड का ये कहता है नहीं नहीं, हमें अपनी कंपनी को नहीं बेचना, हम अपनी कंपनी को अकेले रन करेंगे, तो ये कंपनी एक दूसरा रास्ता भी अपना सकती है। अब दूसरा रास्ता कैसे अपना सकती है? देखो यहां पर मैंने तुम्हें लिखाया हुआ है कि इस कंपनी के टोटल जो शेयर्स हैं 300 करोड़ इनकी शेयर कैपिटल है, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। यानी कि इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 30 करोड़ शेयर्स है। टोटल 30 करोड़ शेयर है। इज इट क्लियर टू यू? 300 को 10 से डिवाइड कर दे तो इस कंपनी के टोटल 30 करोड़ शेयर है। देखो मैं तुम्हें समझा के आ रहा हूं, समझने की कोशिश करें। अब जब इस कंपनी ने देखा, बिग कंपनी ने देखा कि ये कंपनी M444 लिमिटेड हमारे प्रपोजल को ठुकरा रही है, क्योंकि हमने प्रपोजल दिया था कि भाई हम तुम्हें खरीदना चाहते हैं और इन्होंने मना कर दिया, तो बिग कंपनी क्या कर सकती है? मार्केट में इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो पकड़ने की कोशिश करेगी। इस कंपनी के M444 के जो भी शेयर होल्डर्स है, मान लेते हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी, ई, एफ, दुनिया भर के जो भी इनके शेयर होल्डर्स हैं, ये कंपनी उनको तलाशने की कोशिश करेगी, तराशने की कोशिश करेगी, और उन शेयर होल्डर्स को ये लालच दे सकती है। क्या लालच दे सकती है? जैसे कि बिग कंपनी ने क्या करा, थोड़ी देर के लिए मान करके चल लेते हैं कि मार्केट में प्राइस जो है वो 25 रुपए का चल रहा है, तो बड़ी कंपनियां क्या करती है? शेयर होल्डर्स को लालच दे देती है कि भाई मार्केट में तो प्राइस 25 रुपए चल रहा है, हम तुम्हें ऐसा करते हैं 27 रुपए पर शेयर देने के लिए तैयार है, तो आप अपने शेयर हमें बेच दो। तो बहुत सी कंपनी मार्केट से क्या करती हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स से शेयर्स खरीद लेती हैं। अब मान लेते हैं कि मार्केट में जितने भी शेयर होल्डर्स थे, काफी ज्यादा, बल्कि जितने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स को लालच देकर के बिग कंपनी ने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब मान लेते हैं कि 30 करोड़ में से, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, मान लेते हैं कि 30 करोड़ में से 16 करोड़ के शेयर मार्केट से बी लिमिटेड ने खरीद लिए। अब जो M कंपनी है, M444 लिमिटेड नाम की कंपनी, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 30 करोड़। और बेटे 30 करोड़ में से अगर 16 करोड़ शेयर बिग लिमिटेड के हाथ में आ जाएं, तो इस कंपनी का कंट्रोल बिग लिमिटेड के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी में जो डिसीजंस पास होते हैं अधिकतर वो मेजॉरिटी वोट से होते हैं। क्योंकि 50% से ज्यादा का शेयर अगर मेरे हाथ में आ गए, यानी कि बिग लिमिटेड के हाथ में आ गए, तो इस कंपनी का कंट्रोल ऑलमोस्ट इस कंपनी के हाथ में आ गया, और एक तरीके से ये कंपनी अब बिग लिमिटेड की कंपनी बन गई। तो मार्केट में ये भी एक तरीका होता है किसी कंपनी के शेयर, किसी कंपनी को टेक ओवर करने का। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो मैंने शुरू में बताया था कि कोई कंपनी बाई बैक क्यों करती है। मैंने कहा भी था आपसे कि मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा, जब खास तौर से मैं थ्योरेटिकल नोट्स की चर्चा करूंगा, तब हम इसके बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे। लेकिन जब कोई कंपनी, बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को इस तरीके से टेक ओवर करती है, यानी कि मार्केट में शेयर होल्डर से शेयर खरीद करके इतने सारे शेयर इकट्ठे कर लेती है कि कंपनी का कंट्रोल इनके हाथ में आ जाता है, इस तरीके के टेक ओवर को हम कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर, HOSTILE, हॉस्टाइल टेक ओवर। इज इट क्लियर टू यू? तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये कंपनी जो M444 लिमिटेड है, उसको भी मालूम है कि मार्केट में हमारी कंपनी का शेयर 25 रुपए का है। तो इस कंपनी को जो मैं बता रहा था, एक इस तरीके का डर है कि हमारे शेयर होल्डर कहीं किसी दूसरी कंपनी को जो हमें टेक ओवर करना चाहती है, कहीं उनको अपने शेयर ना बेच दे। इसलिए इस कंपनी ने क्या करा, ध्यान से सुनो। अब जो M444 लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसको यह डर है
कि ये जो कंपनी है या मार्केट में कोई बहुत बड़ी कंपनी है वो हमारे शेयर होल्डर के शेयर खरीद करके हमारे ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं। तो हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने के लिए भी हम बाई बैक करते हैं। तो इस कंपनी ने क्या डिसाइड करा, भाई मार्केट में प्राइस तो 25 चल रहा है और हम उसमें भी 20% ऐड कर देते हैं, 20% 5 हो जाएगा। इसका मतलब अब M444 लिमिटेड नाम की कंपनी क्या कह रही है, अपने शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि मार्केट में आप जो शेयर है किसी और को मत बेचो, आप हमें वापस बेच दो। यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक तरीके से डायरेक्शन दे रही है कि आप मार्केट में किसी और को शेयर ना बेचें, अपने शेयर हमें ही बेच दें, और हमें आप बेचेंगे तो हम आपको मार्केट से भी ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे, 30 रुपए का प्राइस हम आपको ऑफर करेंगे। तो ये बात समझ में आनी चाहिए बेटे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कहानी नहीं बनती है। अब आप इस लेवल पे आ गए कि आपको इस तरह की टर्म से वाकिफियत होनी चाहिए। ये हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है, तो ये चीजें भी अब आपको मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो बाई बैक करने का एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि कंपनी हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने की कोशिश करती है। अपने ही शेयर होल्डर को मार्केट से भी ज्यादा प्राइस देकर के हम कहते हैं कि अपने शेयर आप हमें बेच दे। तो यहां कंपनी ने कुछ ऐसा ही करा है। यहां कंपनी ने क्या करा है कि मार्केट में जो प्राइस 25 है, तो अपने शेयर होल्डर को इंड्यूस करा। इंड्यूस करने का मतलब लालच दिया कि हम तुम्हें जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसका भी 20% ज्यादा देंगे और आप ये शेयर हमें बेच दो। इज इट क्लियर टू यू? आगे कहता है एडवाइज द कंपनी ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। अब क्वेश्चन तुमसे कहता है कि आप इस कंपनी को एडवाइज करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर वो कितने खरीद सकती है। ये तुम्हारा बेसिकली क्वेश्चन है। अभी मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक पढ़ा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं? तो कैसे अब हम डिसाइड करेंगे टेस्ट ऑफ बायबैक, यानी कि अब की बार हमने कंपनी को एडवाइस देनी है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि कंपनी कितने शेयर खरीद रही है, हमने कंपनी को एडवाइस देनी है कि आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर लीगल तरीके से खरीद सकते हो, बायबैक कर सकते हो। ये समझने के लिए अब हमें क्या समझना होगा, जाहिर है कि हमें थोड़ा लिखना भी पड़ता है। तुम्हें मालूम है कि मैं काफी ज्यादा लिखाता हूं और लिखाने के पीछे रीजन भी होता है कि जितना ज्यादा आप लिखते हैं उतना ज्यादा आपको समझ में भी आता है। ये बहुत से बच्चों को पता नहीं लगता, लेकिन मैंने कहा कि जितना आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो मेरी आपसे एडवाइस ये है कि फटाफट पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर्स वगैरह आप अपने निकाल लो, सो डैट अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट ऑफ बायबैक सेक्शन 3 को मैंने स्टार्ट करा। सेक्शन 3 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 3 का ताल्लुक जो टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ बायबैक। टेस्ट ऑफ बायबैक। टेस्ट ऑफ बायबैक को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 3.1 को हमने पहले कंसीडर करा। क्वेश्चन नंबर 3.1। अब 3.1 में हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। हमने देखा कंपनी की कुछ शेयर कैपिटल है 300 करोड़ की, एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी के कुछ रिजर्व्स हैं। ये चीजें हमने अभी देखी थी, करेक्ट। अब टेस्ट ऑफ बायबैक करने के लिए मैंने कहा 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। उन 3 तरीके के टेस्ट में पहले हमने देखा टेस्ट 1, TEST, टेस्ट 1। हमने पहला टेस्ट करा। टेस्ट 1 जो होता है, पहले तो इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट 1 को बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो मैंने एक शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करा। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में मैंने या मुझे करना क्या है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं पहले तो मुझे ये देखना है। तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखने के लिए मैंने क्या करा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जैसे कि हम देख ही चुके हैं 300 करोड़ कंपनी की शेयर कैपिटल है और एक शेयर कंपनी का 10 रुपए का है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के कितने हैं? 30 करोड़ से। 30 करोड़ से फिर मैंने उसको क्या करा? 25% से मल्टीप्लाइड करा। 25% से मैंने इसको मल्टीप्लाइड करा। 25% से मल्टीप्लाइड करने के बाद मेरे पास जो फिगर आ गई 7.5 करोड़ की आ गई। 7.5 करोड़ की आ गई। यानी कि इस टेस्ट का मतलब क्या हो गया? इस पर्टिकुलर टेस्ट के मुताबिक
इस पर्टिकुलर टेस्ट के मुताबिक लॉजिकली बाई बैक जितने भी आपके शेयर्स हैं उसके 25% से ज्यादा का नहीं हो सकता। करेक्ट। इस टेस्ट का यह मतलब है कि कोई भी कंपनी जिसके की नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हैं उसके 25% से ज्यादा का बाई बैक कंपनी नहीं कर सकती। अब लेकिन आगे यह भी समझना है, अब सपोज कंपनी 7.5 करोड़ शेयर खरीदती है तो कंपनी का कितना पैसा बाहर जाएगा, आप ये भी जरूर कंप्यूट कर लिया करें। हालांकि बुक्स वगैरह इस तरह की चीजें नहीं दिखेंगी तुम्हें, लेकिन समझाने के लिए, यानी कि अगर सपोज ये कंपनी इस टेस्ट के मुताबिक 7.5 करोड़ शेयर खरीदेगी तो कंपनी का टोटल पैसा या टोटल फाइनेंसिंग कंपनी को कितनी करनी पड़ेगी। तो टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड अगर कंपनी 7.5 करोड़ शेयर खरीदेगी तो कंपनी का कितना पैसा बाहर जाएगा। भाई हमें उनको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना, कि नहीं करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। तो 7.5 करोड़ शेयर मैं खरीदूंगा और एक शेयर को मैं किस रेट से खरीद रहा हूं, मैंने बताया था 30 रुपए के हिसाब से हम खरीद रहे हैं, 30 रुपीज। तो 30 से मैंने इसको मल्टीप्लाइड करा तो ये आ गया आपका 225 करोड़। इसका मतलब अगर मैं इस टेस्ट के मुताबिक 7.5 करोड़ शेयर खरीदूंगा, पहले तो मैं 7.5 करोड़ खरीद सकता हूं इस टेस्ट के मुताबिक मैक्सिमम, क्योंकि 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, इतने शेयर हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम खरीदेंगे तो हमारा इतना पैसा बाहर चले जाएगा, यह बात भी आपको समझना है। तो ये टेस्ट तो इतना ही है। उसके बाद फिर हम आते हैं दूसरे टेस्ट पे। अब दूसरे टेस्ट को समझने के लिए मैंने क्या करा, टेस्ट नंबर 2। अब टेस्ट नंबर 2 में मैंने क्या लिखा, टेस्ट 2। पहले तो टेस्ट 2 को क्या बोलते हैं, टेस्ट 2 को हम बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। क्या बोलते हैं, रिसोर्स टेस्ट। इसको बेटे बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। अब इस टेस्ट के मुताबिक मुझे क्या करना होगा यह समझने के लिए आप यहां पर देखें। इसको समझने के लिए पहले तो आपको एक टर्म मालूम होनी चाहिए, इक्विटी। इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, एक तो इक्विटी कंप्यूट करनी पड़ेगी, और इस टेस्ट का क्या मतलब है मैं सब कुछ आपको क्लियर करूंगा। इस टेस्ट के मुताबिक मुझे पहले अपनी इक्विटी कंप्यूट करनी पड़ेगी। बेटे इक्विटी कंप्यूट करने के लिए रुपीज इन करोड़। अकाउंट्स में इक्विटी का क्या मतलब होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, एक तो जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तुमने देखा कि इक्विटी शेयर कैपिटल 300 करोड़ की क्वेश्चन में दी हुई है, 300 करोड़। और फिर हम उसमें अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करते हैं। इक्विटी का मतलब एक तरीके से शेयर होल्डर्स फंड होता है, और शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस जब हम लेंगे तो इसमें जनरल रिजर्व को हम लेंगे। जनरल रिजर्व 270 है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जनरल रिजर्व के अलावा क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम लेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, 100 का था, तो वो भी हम लेंगे। उसके अलावा हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लेंगे। लेकिन बेटे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को कंसीडर नहीं करना है। जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं वो तुम्हारे शेयर होल्डर्स फंड के पार्ट नहीं होते, करेक्ट। तो ये ऐड करने के बाद अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720 रुपीज, 720 करोड़ रुपीज, 720 करोड़। तो रुपीज 720 करोड़। तो मेरी जो इक्विटी है, या इस कंपनी की जो इक्विटी है, या इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स जो है, इन एग्रीगेट जो है हम कह सकते हैं 720 करोड़ के। यहां तक ठीक है। अब ये चीज हासिल करने के बाद मैंने क्या करा, इसके बाद इसी स्टेप के अंदर पहले तो मैंने टेस्ट 2 लिखा। टेस्ट 2 के अंदर पहला स्टेप ये है कि मुझे पहले तो इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड कंप्यूट करने हैं, और उसके बाद, और शेयर होल्डर फंड का मतलब मैं बता ही चुका हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स। और उसके अलावा फिर मैंने अब क्या करा, 25% कंप्यूट करा, 25% ऑफ 720, यानी कि 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि इस टेस्ट के मुताबिक देखो, जो पहला टेस्ट है ना, पहले टेस्ट में
पहला टेस्ट हमें नंबरिंग में एक तरीके से आंसर देता है। पहला टेस्ट कहता है आपके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 25% आप मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हैं, उससे ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो आप बाईबैक कर सकते हैं जितने भी आपके शेयर हैं उसका 25% कर सकते हैं। जबकि जो दूसरा टेस्ट है वो इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू हमें बताता है। इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू हमें क्या बताता है कि जो आपका मैक्सिमम बाईबैक है, जो आपका मैक्सिमम बाईबैक है वो इतने से ज्यादा रुपए का नहीं हो सकता। इतने से ज्यादा रुपए का नहीं हो सकता। कितने से ज्यादा रुपए का नहीं हो सकता? 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व या 25% ऑफ इक्विटी। समझ में आया? 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इसका मतलब 25% ऑफ इक्विटी से ज्यादा का हमारा। क्योंकि बहुत से बच्चे ना इन दो पॉइंट को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। याद ये रखना है जो पहला टेस्ट है वो आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर बताता है कि जितने भी आपके शेयर्स है उसके 25% से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। करेक्ट। दूसरा टेस्ट आपको डायरेक्टली ये बताता है कि इतने रुपए से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। कितने रुपए से? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस व्हाट वी कॉल ऑल दी रिजर्व्स। तो 25% ऑफ 720 बेटे कंप्यूट करा। अब ये कितना आ गया? अगर हम इसको कंप्यूट करते हैं 360 का हाफ कितना होता है? 180। मेरे ख्याल से तो इतना ही आएगा, तो 180 करोड़। तो इसका मतलब इस वाले केस में आपने देखा था फर्स्ट टेस्ट में मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर हमारी कंपनी 7.5 करोड़ शेयर खरीदेगी तो 7.5 करोड़ शेयर्स को खरीदने के लिए हमें 225 करोड़ स्पेंड करने पड़ेंगे। लेकिन इस टेस्ट के मुताबिक हम 180 करोड़ से ज्यादा का बाईबैक नहीं कर सकते। अगर मैं इन दोनों टेस्ट में से सपोज अगर हमारे पास दो ही टेस्ट अवेलेबल है तो कौन से ऑप्शन कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा? फिर ये वाला ऑप्शन अप्लाई होगा। मैंने बताया हम ये तीनों टेस्ट को करेंगे। इन तीनों टेस्ट में जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा कंपनी उतने तक का बाईबैक कर सकती है। यानी कि अगर मैं इन दोनों टेस्ट को अपने सामने रखूं तो मेरा बाईबैक अभी ये वाला पॉसिबल है, क्योंकि ये वाली फिगर 180 करोड़ की फिगर 225 करोड़ की फिगर से कम है। क्योंकि 7.5 करोड़ शेयर्स को खरीदने के लिए 225 करोड़ चाहिए, लेकिन यह टेस्ट कहता है कि आपका बाईबैक 180 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर इस टेस्ट में मैं आपसे पूछूं, क्योंकि इस टेस्ट में हमें नंबरिंग नहीं दी रहती है, अगर मैं आपसे यह पूछूं इस टेस्ट में कि कितने नंबर ऑफ शेयर मैं खरीद सकता हूं, तो कैसे आप आंसर देंगे? नंबर ऑफ शेयर विच कैन बी बॉट बैक। तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितने शेयर्स का मैं बाई बैक कर सकता हूं? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स का बाई बैक कर सकता हूं? नंबर ऑफ शेयर डेट कैन बी बॉट बैक, डेट कैन बी बॉट बैक। इस टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि इस टेस्ट के मुताबिक हमारे पास नंबर ऑफ शेयर नहीं आते, हमारे पास वैल्यू आती है, रुपी वैल्यू। ये टेस्ट बता रहे 180 करोड़ से ज्यादा का बाई बैक नहीं हो सकता। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं कितने शेयर मैक्सिमम खरीद सकता हूं। सपोज नंबर ऑफ शेयर एक्स है। अगर मैं ये नंबर ऑफ शेयर खरीदता तो मुझे 30 रुपए के हिसाब से खरीदने पड़ते। इज इट क्लियर टू यू? और 30 रुपए के हिसाब से खरीदने के लिए मैं 180 करोड़ से ज्यादा का पैसा नहीं दे सकता। तो अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो x का मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? रुपीस 180 करोड़ को अगर मैं बाई बैक प्राइस से डिवाइड कर दूं, बाई बैक प्राइस 30 है, तो मुझे यह पता लग गया इस टेस्ट के मुताबिक कि मैं ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ शेयर बाई बैक कर सकता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं 6 करोड़ शेयर्स बाई बैक कर सकता हूं। अब हम ये भी कह सकते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी कि पहले टेस्ट में हमारे पास नंबरिंग आती है शेयर्स की, और फिर हम ये निकालते हैं कि कितना हमारा पैसा बाहर जाएगा। जबकि इस टेस्ट में हमें पहले ही पता लग जाता है कि मैक्सिमम बाईबैक इतने रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता, और उसके बाद हमने नंबर निकाला तो हमें पता लग गया कि भाई 6 करोड़ शेयर से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। तो अभी तक ये जो दो टेस्ट हमारे सामने हैं, तो पहले वाला टेस्ट अब फेल माना जाएगा। इसका मतलब कंपनी अभी तक जो टेस्ट हमारे सामने उसके मुताबिक 6 करोड़ शेयर का बाईबैक कर सकती है। इन तीनों टेस्ट में, तीनों टेस्ट को करने के बाद जिसमें भी नंबर ऑफ शेयर सबसे कम होंगे कंपनी को उस टेस्ट को एडॉप्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी,
ये तो था आपका सेकंड टाइप का टेस्ट। अब थर्ड टाइप का टेस्ट भी ले लें। सर थर्ड टाइप का टेस्ट भी है, राइट। तीन टेस्ट है बेटा, मैंने शुरू में बोला था। जो तीसरा टेस्ट है उसको हम बोलते हैं डेट इक्विटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी टेस्ट। अब ये डेट इक्विटी टेस्ट क्या है? डेट इक्विटी टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट। अब ये डेट इक्विटी टेस्ट क्या है? तुमने इससे पहले के लेवल पे कई बार पढ़ा हुआ है। डेट इक्विटी रेशियो पढ़ा है या नहीं पढ़ा? राइट सर, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। वेरी गुड। अब तुमने पढ़ा हुआ है तो ये टेस्ट क्या कहता है? ये टेस्ट कहता है बाई बैक करने के बाद, बाई बैक करने के बाद डेट इक्विटी रेशियो जो है मिनिमम 2:1 का रहना चाहिए। डेट, पहले तो डेट इक्विटी रेशियो का मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो बाई बैक करने के बाद हमारे जो डेट्स हैं वो इक्विटी से एटलीस्ट ट्वाइस रहने चाहिए। ये इस टेस्ट का थीम है, यानी कि इस टेस्ट को मुझे कैसे अप्लाई करना होगा। अब ये भी पहले आप समझें। डेट्स का मतलब क्या होता है बेटे? लॉन्ग टर्म डेट्स। बताओ, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्या उसमें कोई लॉन्ग टर्म डेट्स थे? तुम्हें याद होगा, लोन फंड्स दिए हुए थे और 800 के दिए हुए थे। तो मैं 800 यानी कि डेट्स हैं। और इक्विटी अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, जो कि अभी अभी हमने कंप्यूट भी करी। तो इक्विटी हमारी जो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अच्छा, अभी मैंने जो इक्विटी हमारी है ना, वो मैंने अभी एकदम से नहीं लिखी, हालांकि इक्विटी हमारे सामने थी। हमारे सामने इक्विटी हमने कंप्यूट करी थी, नियर अबाउट 720 की थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये टेस्ट क्या कहना चाह रहा है? ये टेस्ट कहता है कि किसी भी हालत में आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो इतना रहना चाहिए बाई बैक के बाद, यानी कि डेट्स मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस मोर देन व्हाट वी कॉल इक्विटी। यानी कि बाई बैक के बाद मेरी इक्विटी में कितना बैलेंस, क्योंकि बाई बैक के बाद हम देख रहे हैं, तो बाई बैक के बाद मेरी इक्विटी में कितना बैलेंस हो कि डेट इक्विटी रेशियो एटलीस्ट 2:1 रहे। बाई बैक के बाद मेरी इक्विटी में कितना बैलेंस बचे कि मेरा डेट इक्विटी रेशियो एटलीस्ट 2:1 रहे। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इससे मेरे पास क्या आ रहा है? अगर इसको पहले तो मैं सॉल्व करता हूं तो डेट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू दिस मच, 2x, x इंटू 2 इज इक्वल टू 800 और x इज इक्वल टू 400। ये x क्या है? इक्विटी है। लेकिन ये इक्विटी क्या बता रही है? ये इक्विटी ये बता रही है कि मिनिमम मेरी इक्विटी में इतना बैलेंस बचना चाहिए। बाई बैक करने के बाद आपको मालूम है शेयर कैपिटल डेबिट हो जाती है, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी तो इक्विटी कम होगी। तो इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है? ये जो एक्स की फिगर आई है, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब है कि मिनिमम बैलेंस बाई बैक करने के बाद इक्विटी में इतना रहना चाहिए। इसका ये मतलब है after the buyback minimum balance in equity should be equal to 400. This is the meaning of this. Correct? अच्छा जी, अब पहले तो आप ये बताएं मुझे आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? सर प्रेजेंट इक्विटी हमारी जो है ना, प्रेजेंट इक्विटी इज इक्वल टू 720 करोड़। राइट, प्रेजेंट इक्विटी बेटे आपकी 720 करोड़ की है। 720 करोड़, ये जो अभी हमने कंप्यूट भी करी थी थोड़ी देर पहले पॉइंट टेस्ट नंबर 2 में, 720 करोड़ की हमारी इक्विटी थी। लेकिन इस टेस्ट के मुताबिक बाई बैक करने के बाद ये क्या बता रहा है? ये जो एक्स है ये क्या बता रहा है? मिनिमम इक्विटी बैलेंस, मिनिमम इक्विटी बैलेंस आफ्टर बाई बैक, मिनिमम इक्विटी बैलेंस आफ्टर बाई बैक। ये एक्स का मतलब ये है मिनिमम इक्विटी बैलेंस आफ्टर बाईबैक, कि बाईबैक के बाद आपके इक्विटी में इतना बैलेंस होना चाहिए। तो मेरी प्रेजेंट इक्विटी 720 की है और मुझे यह भी पता लग गया कि बाईबैक करने के बाद मिनिमम बैलेंस इतना इसमें बचना चाहिए। मिनिमम बैलेंस या मिनिमम इक्विटी आफ्टर बाईबैक, बाईबैक के बाद इस मिनिमम इक्विटी इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 400 की होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है बेटे? इसका मतलब यह हो गया कि मैं ज्यादा से ज्यादा
320 करोड़ की इक्विटी कम कर सकता हूं, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर सकता हूं। ये 320 करोड़ की फिगर क्या बता रही है? पॉसिबल बाईबैक, यानी कि जो आपका पॉसिबल बाईबैक हो सकता है, पॉसिबल बाईबैक आप 320 करोड़ तक की इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद सकते हैं, क्योंकि 300 इक्विटी शेयर कैपिटल जब आप खरीदेंगे तो आपकी इक्विटी घट करके 400 की हो जाएगी। लेकिन अगर आप 320 से ज्यादा की इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदेंगे तो आपकी इक्विटी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 400 से नीचे हो जाएगा और यह टेस्ट वायलेट हो जाएगा। समझ में आया? उस समय डेब्ट इक्विटी रेशियो फिर ज्यादा हो जाएगा, जो कि मिनिमम 2:1 रहना चाहिए। तो पॉसिबल बाईबैक जो होगा वो 320 करोड़ का हो सकता है इस टेस्ट के मुताबिक। ये पॉइंट है। इस वाले टेस्ट में भी आपको यह पता लग गया कि कितने रुपए तक का आप बाईबैक कर सकते हैं, कितने रुपए तक का बाईबैक कर सकते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स देखना चाहते हैं तो उसी तरीके से देख सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स that can be bought back, number of shares that can be bought back। तो जो शेयर्स आप खरीद सकते हैं इस टेस्ट के मुताबिक, कितने नंबर ऑफ शेयर आप खरीद सकते हैं, तो मैंने कहा था जो भी अमाउंट है 320 करोड़ को आप बाई बैक प्राइस से डिवाइड कर दो। 320 को मैं डिवाइड कर दूं बाई बैक प्राइस से, तो बाई बैक प्राइस 30 रुपीज का है। तो इससे बेटा मेरे सामने क्या फिगर आ गई? इससे मुझे ये पता लग गया, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा भाई, डेट इज इक्वल टू, ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, ऐसा लगता है 10.67। एनीवे, तो नंबर ऑफ शेयर जो आ गए वो 10.67 करोड़ के आ गए। 10.67 करोड़, ओ माय गॉड, 10.67 करोड़ के शेयर हमारे पास आ गए। अब आपने 3 टेस्ट करे, करेक्ट? जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जो 3 टेस्ट आपने करे हैं एनालिसिस, ये सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इस पार्ट की जरूरत नहीं है जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। जब हमने एनालिसिस करेंगे तो टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 1 के मुताबिक हमारी जो फाइनेंसिंग हो रही है, यानी कि जो पैसा बाहर जाएगा, फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड, जो फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड थी फर्स्ट टेस्ट के मुताबिक, थर्ड टेस्ट के मुताबिक तो हमने देखा 320 करोड़ रुपए, थर्ड टेस्ट 320 करोड़ रुपए बाहर जाएंगे। और सेकंड टेस्ट जब हमने करा था, ये तो थर्ड टेस्ट था, सेकंड टेस्ट जब हमने करा था तो 720 का 25% 180 करोड़ रुपीस बाहर जाएंगे। 180 करोड़, इतना पैसा बाहर जाएगा। और जो हमने फर्स्ट टेस्ट करा था, फर्स्ट टेस्ट में हमने कंप्यूट करा था कि 225 करोड़ पॉसिबली बाहर जा सकता है, 225 करोड़। तो आप फाइनेंसिंग को देख करके भी आंसर दे सकते हैं, या फिर और नंबर ऑफ शेयर। फर्स्ट टेस्ट में हमने, हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आए थे दैट इज 7.5 आए थे। जब हमने सेकंड टेस्ट करा तो उसमें 6 करोड़ आए थे, और जो हमने फाइनल टेस्ट करा इसमें 10.67 आए थे। यानी कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के मुताबिक, इन तीनों टेस्ट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है 6 करोड़ खरीद सकती है, और 6 करोड़ खरीदने के लिए ऑफकोर्स इसको 180 करोड़ रुपीस देने होंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो मैक्सिमम पॉसिबल बाई बैक जो ये कंपनी कर सकती है डेट इज इक्वल टू ऑफ 6 करोड़। तो 6 करोड़ से ज्यादा शेयर हम इस केस में बाई बैक नहीं कर सकते। जो लीस्ट फिगर आएगी ना, उसके हिसाब से आपने आंसर देना है। ये पॉइंट आपको समझना होगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, सपोज यही क्वेश्चन है और यही डाटा है। सपोज यही क्वेश्चन है बी, सपोज यही क्वेश्चन है और यही डाटा है। मैं ये कहूं सपोज लोन फंड्स इज इक्वल टू, सपोज लोन फंड्स, तुम्हें याद है जो लोन फंड्स हमें दिए हुए थे, जो हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा था, उसमें 800 के थे। लेकिन अगर मैं लोन फंड्स की फिगर चेंज कर दूं और बाकी सब चीजें सेम रखूं, सपोज लोन फंड्स इज इक्वल टू 1200 करोड़। सपोज लोन फंड्स का अमाउंट 1200 करोड़ से, तो बताओ इस केस में मैं तीनों टेस्ट को कैसे अप्लाई करूंगा, या इस टेस्ट में आप मुझे बताएं कि
यानी कि अब आप मुझे बताएं कि कंपनी का मैक्सिमम पॉसिबल बाई बैक कितना हो सकता है। कंपनी का मैक्सिमम पॉसिबल बाई बैक कितना हो सकता है, इसके लिए पहले मैंने उसी तरीके से करा फर्स्ट टेस्ट। और फर्स्ट टेस्ट हमने अप्लाई करा। हमें फर्स्ट टेस्ट का मतलब पता है। फर्स्ट टेस्ट का मतलब है जिसको कि हम कहते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के मुताबिक सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। हमने देखा कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, नंबर ऑफ शेयर्स वो 30 करोड़ से, नंबर ऑफ शेयर्स 30 करोड़ से, तो 30 करोड़ हमने लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स। और मैक्सिमम पॉसिबल बाई बैक जो हो सकता है वो 25% हो सकता है। तो इसका 25 हमने कंप्यूट करा तो 7.5 करोड़। तो 7.5 करोड़ इस पर्टिकुलर टेस्ट के मुताबिक हम बाई बैक कर सकते हैं। हाँ, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फाइनेंसिंग, हालांकि फाइनेंसिंग देखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया कि इस टेस्ट से हमें यह पता लगता है कि हम मैक्सिमम बाई बैक 7.5 करोड़ का कर सकते हैं। वैसे आप उसको इंटू 30 करके कर लें तो आपको यह पता लग जाएगा अगर आप 7.5 करोड़ खरीदेंगे तो आपका पॉसिबली कितना पैसा बाहर जाएगा, 225 जाएगा। हालांकि वो करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो मेरा पर्पस था आपको समझाने के लिए। फिर मैंने सेकंड टेस्ट करा। सेकंड टेस्ट हमने करा। सेकंड टेस्ट करने के लिए मुझे रिसोर्स टेस्ट करना पड़ेगा। रिसोर्स टेस्ट। अब रिसोर्स टेस्ट के मुताबिक मुझे क्या करना होता है, एक तो मुझे अपनी शेयर कैपिटल कंप्यूट करनी होती है, शेयर कैपिटल देखनी होती है, उसमें रिजर्व्स को ऐड करना होता है, यानी कि मुझे इक्विटी शेयर होल्डर फंड या इक्विटी कंप्यूट करनी पड़ती है। करेक्ट। यानी कि इस टेस्ट का मतलब है, पहले तो इस टेस्ट को करने के लिए मैंने इक्विटी लिखा। इक्विटी इक्विटी हालांकि हम कंप्यूट कर चुके थे, लेकिन मैं यहां पर एक बार फिर से बता देता हूं। इक्विटी में आपको याद होगा कि हमारी शेयर कैपिटल में 300 करोड़ का बैलेंस था। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व में 270 करोड़ का बैलेंस है। जनरल रिजर्व के बाद फिर सिक्योरिटी प्रीमियम था, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 100 का बैलेंस था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50 का बैलेंस था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अगर मैं इसको कंप्यूट करूं तो ये कितना आया था हमारा जनरल रिजर्व में, कितना 270 का ही बैलेंस था ना। शेयर कैपिटल कितनी थी हमारी, मुझे कुछ एक सेकंड के लिए मैं चेक कर लूं। हमारी इक्विटी कितनी आई थी, 300, 270, 150, 720। ठीक है, तो 720 हमारी इक्विटी में बैलेंस है। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड भी होता है। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड भी होता है। तो इस टेस्ट के मुताबिक जो आपकी इक्विटी है, याद रखेंगे इक्विटी की रुपी वैल्यू है 720। तो इस टेस्ट के मुताबिक बाई बैक कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ इक्विटी, या 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, या 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। बात एक ही है। तो मैंने अब इसका 25% कंप्यूट करा। 25% ऑफ 720, तो ये कंप्यूट करने के बाद आ गया ₹180। यानी कि इस टेस्ट से मुझे क्या पता लगा कि ज्यादा से ज्यादा इतने रुपए का बाईबैक हो सकता है, इतने रुपए का बाईबैक हो सकता है। अगर इसको मैं ₹30 से, जो बाईबैक प्राइस है, बाईबैक प्राइस ₹30 है, तो मुझे यह भी पता लग जाएगा कि मैं कितने नंबर ऑफ शेयर खरीद सकता हूं। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 6 करोड़ आ जाएगा। आपने क्या नोट करा, आपने नोट ये करा कि अभी तक मेरे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आया है। पहले वाले केस में भी, पहले वाले केस जो हमने लिया था जब लोन फंड्स 800 के थे, तो तब भी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में यही फिगर्स निकली थी। यानी कि जब मैंने लोन फंड्स की फिगर चेंज करी तो उसका इफेक्ट थर्ड टेस्ट में पड़ेगा। जो थर्ड टेस्ट है, डेट इक्विटी टेस्ट। डेट इक्विटी टेस्ट का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि बाई बैक के बाद हमारा मिनिमम डेट इक्विटी रेशियो एटलीस्ट इतना रहना चाहिए। तो डेट इक्विटी टेस्ट में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डेट्स लिखते हैं, डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। यहां इक्विटी का मतलब है इक्विटी आफ्टर द बाई बैक, यहां इक्विटी का मतलब आफ्टर द बाई बैक। और डेट इक्विटी रेशियो जैसा कि मैंने बताया 2:1 होना चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट, करेक्ट, आफ्टर द बाई बैक। तो लॉन्ग टर्म डेट्स की फिगर मैंने चेंज कर दी। मैंने कहा अब हम मान के चल रहे हैं कि डेट्स में 800 नहीं 1200 करोड़ है।
तो इस टेस्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अब बाई बैक के बाद हमारी इक्विटी कितनी होनी चाहिए वो मुझे अभी मालूम नहीं है, तो मैं पता कर सकता हूं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1200 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 600, यानी कि इससे मुझे क्या पता लग गया, ये x की फिगर से क्या पता लग गया कि बाई बैक करने के बाद मेरी इक्विटी में मिनिमम बैलेंस 600 करोड़ का रहना चाहिए। तो मेरी प्रेजेंट इक्विटी कितने की है पहले तो आप ये देखेंगे। अब बेटे प्रेजेंट इक्विटी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप लिखें प्रेजेंट इक्विटी। प्रेजेंट इक्विटी कितने की है, 720 करोड़ की है। प्रेजेंट इक्विटी आपकी 720 करोड़ की है, 720 करोड़, करेक्ट। और हमें यह पता लग गया कि मिनिमम बैलेंस इक्विटी में 600 करोड़ का रहना चाहिए, लेस मिनिमम बैलेंस इन इक्विटी आफ्टर द बाईबैक, तो बाईबैक के बाद आपकी इक्विटी में मिनिमम 600 करोड़ रहना चाहिए। अगर मिनिमम 600 करोड़ रहना चाहिए तो इसका क्या मतलब निकला कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी इक्विटी 120 से कम कर सकता हूं। तो 120 से इक्विटी कम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि पॉसिबली हम इतना बाईबैक कर सकते हैं। तो पॉसिबल बाईबैक आपका कितना हो जाएगा, 120 करोड़ का हो जाएगा। पॉसिबल बाईबैक जो है 120 करोड़ का हो जाएगा, यानी कि आप इस टेस्ट के मुताबिक 120 करोड़ तक का बाईबैक कर सकते हैं। और ये देखने के लिए कि कितने शेयर खरीदने हैं, तो 120 को बाईबैक प्राइस से डिवाइड कर दो। 120 को मैंने 30 से डिवाइड करा तो मुझे यह पता लग गया कि मैं 4 करोड़ नंबर ऑफ शेयर खरीद सकता हूं, 4 करोड़ शेयर्स। तो इस टेस्ट के मुताबिक हम 4 करोड़ बाईबैक जो है कर सकते हैं, 4 करोड़ शेयर्स का बाईबैक कर सकते हैं। यानी कि तुमने देखा, जो तुमने 3 टेस्ट अभी करे हैं, जो ये मैंने सेकंड केस लिया था, इस केस में आपने देखा पहले टेस्ट के मुताबिक 7.5 करोड़ से, दूसरे टेस्ट के मुताबिक 6 करोड़ से, तीसरे टेस्ट में 4 करोड़ से, इन तीनों में से लीस्ट फिगर 4 करोड़ से। तो आपका जो बाईबैक, पॉसिबल बाईबैक है, वो 400 करोड़ का हो सकता है। कितने का हो सकता है, 400 करोड़ तक का आपका बाईबैक पॉसिबली हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? राइट सर। अब सपोज मुझे समझाना है, तो कुछ समझाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं? तो समझाने के लिए मैंने क्या करा, सपोज वही डाटा है लेकिन मैंने अब लिख दिया सपोज लोन फंड्स का अमाउंट अगर मैं दोबारा से चेंज कर दूं और मैं लिख दूं 1500 करोड़। सपोज लोन फंड्स इज इक्वल टू ₹1500 करोड़। अगर लोन फंड्स 1500 करोड़ का है, तो बेटा आप मुझे बताओ इस केस में वो तीनों टेस्ट अप्लाई कर करके कि हम कितने का बाईबैक कर सकते हैं। वेट, अगर मैं टेस्ट 1 अप्लाई करूंगा तो मेरा वही आंसर आ जाएगा 7.5 करोड़, क्योंकि उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 30 करोड़ ही रहेंगे, उसका 25% 7.5 करोड़ आ जाएगा। सेकंड टेस्ट में अप्लाई करूंगा डेट, सेकंड टेस्ट रिसोर्स टेस्ट हम अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्विटी वो उतनी ही रहेगी। जो हमारी इक्विटी आई थी 720 करोड़ की सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स करके, उसका 25% हम कंप्यूट करेंगे तो 180 करोड़, ये तो रुपी वैल्यू है 180 करोड़, और नंबर ऑफ शेयर्स इसमें जो आ जाएंगे वो 6 करोड़ आ जाएंगे। यानी कि पहले 2 टेस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। हां, जब मैंने लोन फंड्स चेंज करा तो फर्क किस में आएगा ये हमें बेसिकली देखना है। तो फर्क बेटे हमें किस में आएगा, जो हमारा तीसरा टेस्ट होता है। अब तीसरा टेस्ट मेरा क्या होता है, डेट इक्विटी टेस्ट। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं डेट्स लिखूंगा, उसके बाद मैं इक्विटी लिखूंगा। इक्विटी का मतलब यहां पर है इक्विटी आफ्टर द बाईबैक। तो
डेट इक्विटी टेस्ट के मुताबिक हमें मालूम है कि बाई बैक के बाद रेशियो एटलीस्ट 2:1 होना चाहिए। तो डेट्स मैंने अब फिगर चेंज कर दी है, डेट्स मैंने 1500 कर दिया, 1500। इक्विटी कितनी है ये मुझे पता करनी है। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो डेट विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 2x इज इक्वल टू 2x, या फिर x इज इक्वल टू 750 करोड़। यानी कि इस टेस्ट से मुझे क्या पता लगा कि बाई बैक करने के बाद मेरे इक्विटी में मिनिमम बैलेंस 750 करोड़ का बचना चाहिए, मिनिमम 750 करोड़ का बैलेंस बचना चाहिए। अब मुझे यह देखना है मेरी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है। तो प्रेजेंट इक्विटी कितनी है इसके लिए आप कैसे देखेंगे बेटे? प्रेजेंट इक्विटी हमने जो निकाली थी 720 करोड़ की निकाली थी। प्रेजेंट इक्विटी जो थी वो 720 करोड़ की थी। अब मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड, तो मिनिमम इक्विटी आपको कितनी चाहिए? मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड, तो मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड जो है अभी अभी हमने देखा 750 करोड़, 720 की तो मेरी प्रेजेंट इक्विटी है। और अब की बार हमारे पास क्या आ रहा है कि मिनिमम इक्विटी में बाई बैक करने के बाद 750 करोड़ रहना चाहिए। तो इसका मतलब है, अब यहां हम नेगेटिव मत कर देना, इसका मतलब है कि पॉसिबल बाई बैक अब की बार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी जितनी इक्विटी चाहिए आपकी प्रेजेंट इक्विटी उससे कम है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर टेस्ट के मुताबिक तो आप बाई बैक कर ही नहीं सकते, पॉसिबल बाई बैक। तो बिकॉज आप बाई बैक कर ही नहीं सकते, अगर कोई भी एक टेस्ट फेल हो जाए, यानी कि इस टेस्ट के मुताबिक आप बाई बैक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप बाई बैक नहीं कर सकते। तो नो बाई बैक इज पॉसिबल एट दिस मोमेंट। ये होता है, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक कंपनी बाई बैक का डिसीजन ले लेती है तो ये कंपनी की डायरेक्टर्स की मर्जी नहीं है कि हाँ भाई इतने 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 का बाई बैक कर देंगे। पहले उनको ये देखना पड़ता है, जमीनी हकीकत देखनी पड़ती है, उससे रूबरू होना पड़ता है, और उसके बाद ही फिर ये डिसाइड होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल बाई बैक हमारा कितने का होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो उम्मीद है कि बाई बैक का ये टॉपिक, टेस्ट ऑफ बाई बैक, आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा समझने के लिए अब मैं क्या करता हूं, जस्ट वेट, आइए जी। वैसे मैंने सॉल्व भी करे हुए हैं, तो अब उसके बाद जो है अगला 3.2 को देखें। 3.2 में क्या कहता है? ये आपके पास्ट एग्जामिनेशन से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना है। बेटे 3.2 में वो क्या कहता है? कहते हैं टेस्ट 785 लिमिटेड, कंपनी का नाम ही टेस्ट 785 लिमिटेड है। कहता है हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2018। कहता है कंपनी की ये बैलेंस शीट है। अब उसने आगे इंफॉर्मेशन दी कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसमें 12.5 लाख रुपए मौजूद हैं और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर कंपनी के जो रिजर्व्स हैं, अब उसने बताया कि कंपनी के जो रिजर्व्स थे, एक तो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं 15 लाख के, उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,50,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,25,000 है। ये तीनों के तीनों रिजर्व हम कंसीडर करेंगे जब हमें इक्विटी कंप्यूट करनी होगी। उसके अलावा क्वेश्चन में आगे तुम्हें दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक तो डिवेंचर्स के रूप में दिया हुआ है 18,75,000 और अनसिक्योर्ड लोन के रूप में तुम्हें दिया हुआ है 10 लाख, करेक्ट। उसके अलावा करंट लायबिलिटी तुम्हें दी हुई है 16,50,000 की। अब बेटे यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करेंगे या टेस्ट अप्लाई करेंगे तो वहां हमें डेट्स के आगे कुछ अमाउंट लिखना पड़ता है। और बहुत से बच्चे के दिमाग में यह रहता है कि डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही होता है। ऐसा नहीं है। जब हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कंसीडर करनी है और हमें करंट नेचर की भी करनी है, करंट लायबिलिटी को भी, यानी कि जितने भी डेट्स हैं चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, हमने कंसीडर करने होंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है। नॉन करंट एसेट, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, करंट एसेट का कोई वैसे यूज नहीं है।
आगे कहता है कंपनी वांट्स टू बाई बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी 25,000 शेयर का बाई बैक करना चाहती है और कंपनी जो बाई बैक करना चाहती है इस तारीख को करना चाहती है, कंपनी 20 पर शेयर के हिसाब से बाई बैक करना चाहती है, हालांकि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। फिर आगे उसने हमें लिखा कि बाई बैक ऑफ शेयर जो है वो ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स है, नेसेसरी रेजोल्यूशन भी कंपनी ने पास कर लिए हैं बाई बैक के लिए। फिर कहता है पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ शेयर्स विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल एज पार्ट ऑफ करंट एसेट। कह रहा है कि हमने जो पेमेंट करनी है उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है करंट एसेट्स के अंदर, यानी कि करंट एसेट के अंदर इनफ कैश है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी वैसे 25,000 इक्विटी शेयर खरीदना चाहती है, कंपनी तो 25,000 इक्विटी शेयर खरीदना चाहती है, लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। बाकी उन्होंने रिजर्व्स वगैरह की सिचुएशन दी और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी भी है, अनसिक्योर्ड लोन्स भी हैं और डिवेंचर्स भी हैं। 18,75,000 के लोन्स हैं 10 लाख के, करंट लायबिलिटी 16,50,000 की है और उसके अलावा हमारे 3 रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व्स, और उसके अलावा हमारी शेयर कैपिटल ये दी हुई है। तो कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए हमें क्या करना होगा, समझने के लिए जाहिर है जैसे अभी मैंने आपको बताया था इसमें भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। लेट्स हैव ए लुक ओवर हियर। ये क्वेश्चन जो है 3.2, तो 3.2 में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये देखने के लिए 3.2 को पहले तो आप देखें। 3.2 में भी मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करूंगा। तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के लिए आप पहले तो ये देखें कि नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी के कितने हैं। बिल्कुल ठीक, तो पहले मैंने आपके कहने पर नंबर ऑफ शेयर्स देख लिए। नंबर ऑफ शेयर्स हमने देखे, तो इसका मतलब जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा भी था, इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 1,25,000 हैं और एक शेयर जो है 10 रुपए के हिसाब से, नंबर ऑफ शेयर 125 है। अब आपको मालूम है कि इस टेस्ट के मुताबिक as per this particular test, buyback cannot exceed 25%. As per this test, buyback cannot exceed 25% of shares outstanding. तो मैंने इसका 25% जो है यहां पर कंप्यूट करा, 25% कंप्यूट करने के बाद अब जो मेरे पास आ गया 31,250। ये 31,250 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शेयर बता रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा इतने शेयर्स खरीद सकती है दैट कैन बी बॉट बैक। तो इस टेस्ट के मुताबिक तो कंपनी इतने शेयर खरीद सकती है। और अगर आप ये देखना चाहते हो अगर कंपनी इतने शेयर खरीदेगी कंपनी का कितना पैसा बाहर जाएगा, तो आप इसको बाई बैक का जो रेट है जो कि 20 रुपए पर शेयर है उससे मल्टीप्लाइड कर करके देख सकते हैं कि कितना पैसा बाहर जाएगा, हालांकि उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं रिसोर्स टेस्ट पे। रिसोर्स टेस्ट के मुताबिक कोई कंपनी का बाई बैक 25% ऑफ इट्स टोटल शेयर कैपिटल, जब हम टोटल शेयर कैपिटल कहते हैं तो इसका मतलब रुपी टर्म्स में, वैल्यू में बात कर रहे हैं। इस टेस्ट के मुताबिक बाई बैक इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट, मोर देन 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू कंपनी का बाई बैक 25% से ज्यादा का नहीं हो सकता अपने शेयर होल्डर्स फंड का। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो इस टेस्ट को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इक्विटी फाइंड करनी पड़ेगी, और इक्विटी फाइंड करने के लिए, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड होता है, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड फाइंड करने पड़ेंगे। और ये फाइंड करने के लिए मुझे पहले कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल को देखना पड़ेगा रुपी वैल्यू में। तो कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी 12.5 लाख रुपए की गिवन थी, तो 12,50,000 मैंने यहां पर लिख दिया, 12,50,000। और फिर मैंने जो 3 रिजर्व्स उस वक्त पढ़े थे, एक तो क्वेश्चन में रेवेन्यू रिजर्व्स हमें लिखा हुआ था,
तो रेवेन्यू रिजर्व्स यानी कि एक तरीके से जनरल रिजर्व, तो 15 लाख रुपए उसमें बैलेंस था, अगर आपको याद हो तो। करेक्ट? नहीं भी याद है तो घबराने की कोई बात नहीं। उसके अलावा एक सिक्योरिटी प्रीमियम था, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,50,000 का अमाउंट था, और उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी हमें दिया हुआ था। कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें नहीं दिया हुआ है, और होता भी तो हम लेते नहीं। 1,25,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मेरे पास 31,25,000 शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स की फिगर आ गई। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का मतलब इक्विटी का अमाउंट आ गया। और इस टेस्ट के मुताबिक जो मैक्सिमम बायबैक हो सकता है 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व हो सकता है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का अमाउंट ये है। तो 31,25,000 को तुम मल्टीप्लाइड कर दो 25% से। अब 25% से मैं अगर मल्टीप्लाइड करता हूं तो फिगर जो आ जाएगी आपकी 7,81,250। तो 7,81,250 का इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इतने रुपए का बायबैक हो सकता है। लेकिन बेसिकली हमें आंसर चाहिए होते हैं किसमें, नंबर में। तो मैं इतने रुपए का बायबैक तो कर सकता हूं। मुझे अगर ये देखना है कि मैं कितने शेयर खरीद सकता हूं, तो इसको मैं बायबैक प्राइस, और बायबैक प्राइस कितना क्वेश्चन में था, 20 रुपए। तो मैं 20 रुपए के हिसाब से इनको खरीदूंगा तो इतना पैसा बाहर जाएगा। तो अब मेरे को यह पता लग गया कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स में खरीद सकता हूं। अगर मैं इसको करूं तो ये 39,062 की फिगर आ गई। यानी कि इस टेस्ट के मुताबिक नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास आ गए, या नंबर ऑफ शेयर्स की जो फिगर आ गई जो कि आप बाई बैक कर सकते हैं, वो 39,062 है। अगर हम इन दोनों टेस्ट को अपने सामने रखें तो इस टेस्ट के मुताबिक 31,250, इसके मुताबिक 39,062 शेयर्स हैं। तो अभी छोटी फिगर बिकॉज ये है, तो अभी तक तो हम इतने शेयर्स के लिए, मतलब मैक्सिमम हम इतने शेयर का बाई बैक कर सकते हैं। अब उसके बाद जो थर्ड टेस्ट है, और थर्ड टेस्ट मैंने अभी अभी आपको कहा, जब थर्ड टेस्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड टेस्ट डेट इक्विटी टेस्ट। डेट इक्विटी टेस्ट। डेट इक्विटी टेस्ट में आपको क्या करना है कि बाई बैक के बाद आपकी इक्विटी एटलीस्ट इतनी हो कि आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो मिनिमम 2:1 का हो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए पहले तो आप इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए डेट्स लिखें, और उसके नीचे आप इक्विटी लिखें। यहां इक्विटी का मैं बार बार मतलब बता रहा हूं, इक्विटी का मतलब बाई बैक के बाद इतनी इक्विटी रहनी चाहिए, सो डैट हमारा डेट इक्विटी रेशियो एटलीस्ट 2:1 बना रहे। तो डेट, इस क्वेश्चन में तुम्हें डेट्स की फिगर फाइंड करना बहुत जरूरी है। देखो बेटे, इस क्वेश्चन में डेट्स मैंने बताया था ना, एक तो जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो तो हम लेंगे ही लेंगे, और लॉन्ग टर्म डेट्स का अमाउंट तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,75,000। उसके अलावा क्वेश्चन में तुम्हें अनसिक्योर्ड लोन्स भी दिए हैं, ये दोनों लॉन्ग टर्म डेट्स के नीचे लिखे हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी भी दी हुई है, और मैंने तुम्हें बताया कि जब हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो इस टेस्ट में लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स दोनों शामिल करे जाएंगे। तो यही वजह है कि करंट लायबिलिटीज को भी मैंने इंक्लूड करा। तो डेट्स की फिगर तो हमारी इतनी आ गई, ये लॉन्ग टर्म डेट्स है, और इस फिगर को मैंने x मान लिया, और 2/1। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इन सारे डेट्स को पहले तुम्हें टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 45,25,000। तो 45,25,000 के हमारे डेट्स हैं, डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 2/1। तो अल्टीमेटली इसका मतलब हो गया 45,25,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 45,25,000 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं तो ये फिगर कितनी आ रही है बेटे? ये फिगर आ रही है इन टर्म्स ऑफ रुपीज 22,62,500। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा बाई बैक इस टेस्ट के मुताबिक
सॉरी, इस टेस्ट के मुताबिक इसका मतलब यह है कि बाई बैक के बाद मेरी इक्विटी में मिनिमम इतना बैलेंस बचना चाहिए। अभी तो हमने ये फिगर निकाली है ना कि बाई बैक के बाद इक्विटी में कितना बैलेंस बचना चाहिए। अच्छा जी, तो तुम्हें यह पता लग गया कि बाई बैक के बाद इक्विटी में इतना बैलेंस बचना चाहिए। तो अब इसका मतलब तुम्हारी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, पहले तो तुम ये निकालोगे कि प्रेजेंट इक्विटी अभी हमने कंप्यूट करी थी। तो प्रेजेंट इक्विटी जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, जो कि 31,25,000 के हैं, ये अभी हमने कंप्यूट करे थे। आपको याद है, ये हमने अभी कंप्यूट करे थे 31,25,000 यहां पर, करेक्ट। तो प्रेजेंट इक्विटी आपकी इतनी है और मिनिमम इक्विटी बैलेंस आप में इतना होना चाहिए बाय बैक के बाद। मिनिमम बैलेंस इन इक्विटी, मिनिमम बैलेंस इन इक्विटी आफ्टर बाय बैक। बाय बैक करने के बाद आपकी इक्विटी में इतना बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस इन इक्विटी आफ्टर बाय बैक। तो बाय बैक के बाद इतना बैलेंस आपका बचना चाहिए। कितना बैलेंस बचना चाहिए? 22,62,500 का इतना बैलेंस बचना चाहिए। तो इसका मतलब अभी मेरी इक्विटी इतने की है और इतना बैलेंस बचना चाहिए, इसका मैं डिफरेंस ले लेता हूं जो कि 8,62,500 का आ रहा है। इसका मतलब है पॉसिबल बाईबैक इतना हो सकता है। पॉसिबल बाईबैक, पॉसिबल बाईबैक बेटे जो आपका हो सकता है वो इतने तक का हो सकता है, इतने रुपए तक का। इस टेस्ट के मुताबिक भी वैल्यू रुपए में आ रही है, यानी कि मैं 8,62,500 की इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद सकता हूं। लेकिन मैं अगर इसको डिवाइड करूं बाई बैक के प्राइस से, तो बाई बैक का प्राइस है 20। अब डिवाइड करने के बाद क्या फिगर आ रही है? 43,125, यानी कि इतने शेयर्स का मैं बाई बैक कर सकता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा जी, अब आपने क्या नोट करा? आपने ये नोट करा कि जो टेस्ट नंबर 1 है, जब हमने टेस्ट नंबर 1 करा था तो उसमें 31,250 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इतने आए थे, यानी कि फर्स्ट टेस्ट के मुताबिक मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक इतने का हो सकता है। जब हमने टेस्ट 2 करा तो टेस्ट 2 में हमारी जो फिगर आई थी 39,062 की आई थी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो हम बाई बैक कर सकते हैं वो 39,062 कर सकते हैं। और जो टेस्ट 3 है जो कि अभी अभी हमने करा, उसके मुताबिक 43,125 का मैक्सिमम बाईबैक करा जा सकता है। लॉजिकली हम 31,250 शेयर्स का मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में शुरू में ही क्या लिखा हुआ है? जब हमने ये क्वेश्चन करा था तो इसमें लिखा था कि एंटिटी is interested in buyback, entity is interested in buyback। तो एंटिटी जो बाईबैक करना चाहती है वो केवल 25,000 का करना चाहती है, तो अच्छी बात है, कम कर सकती है, लेकिन इतने शेयर से ज्यादा का नहीं कर सकती, लेकिन इससे कम का तो कर सकती है ना। तो एंटिटी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग बैक ऑफ 25,000 शेयर्स ओनली, 25,000 शेयर्स ओनली। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी ये शेयर्स बाई बैक कर रही है वो एज पर लॉ बिल्कुल ठीक है। एंटिटी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग बैक 25,000 शेयर्स, इट इज वेल विद इन लॉ, इट इज वेल विद इन लॉ। तो इसका मतलब जो है कंपनी जो भी कर रही है वो लॉ के अंदर ही है। अब इस क्वेश्चन ने सिर्फ यही नहीं पूछा, क्वेश्चन ने यह भी पूछा है, पहले तो आप ये बताओ कि कंपनी जो ये 25,000 शेयर्स का बाई बैक कर रही है ये एज पर लॉ ठीक है या नहीं? तो बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी इतने से ज्यादा शेयर का बाई बैक नहीं कर सकती, क्योंकि इन तीनों में से लीस्ट फिगर ये है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ने बोला है कि कंपनी जितने भी शेयर्स का बाई बैक कर रही है उसकी आप एंट्रीज वगैरह भी करके बताएं और उसका आगे का काम भी करके बताएं। तो ये भी क्वेश्चन ने आगे तुमसे पूछा है, तो बिकॉज क्वेश्चन ने आगे ये पूछा है तो वो काम भी मुझे करना पड़ेगा।
तो अब हमें ये तो पता लग गया कंपनी जो है इतने शेयर्स का बाई बैक कर रही है, तो जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो हम आगे का काम भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं, तो वही चीज मैंने लिखी, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक। तो कंपनी जो ये शेयर्स खरीद रही है, इस केस में जैसा कि हमने देखा 25,000 शेयर्स कंपनी खरीद रही है, 25,000। अब 25,000 शेयर जो खरीद रही है, 10 रुपए वाला शेयर है, उसको 20 रुपए के हिसाब से खरीद रही है, ये आपने भूलना नहीं है। तो जैसा कि हम लास्ट सेशन से करते चले आ रहे हैं, तो इस केस में भी मैंने ये देखा, पहले तो मैंने ये देखा कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है। तो बेटे नॉमिनल वैल्यू कितनी है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 25,000 इंटू 10 के हिसाब से ₹2,50,000। तो इसका मतलब मेरा कैपिटल बेस 2,50,000 से कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे यह बता दो प्रीमियम ऑन बाई बैक कितना होगा। प्रीमियम ऑन बाई बैक, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक, क्योंकि हम 20 रुपए के हिसाब से शेयर वापस कर रहे हैं, 25,000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले 20 रुपए के हिसाब से वापस कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम ऑन बाई बैक भी कितना होगा सर, 2,50,000 का होगा। तो प्रीमियम ऑन बाई बैक की फिगर भी आपको पता लगे, लीजिए जी, प्रीमियम ऑन बाई बैक भी आपको पता लगे। अच्छा, बाद में मुझे इसको रिप्लेस भी करना है, बाद में हमें इसको रिप्लेस भी करना होता है, जैसा कि हम जानते हैं। रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना होता है वो भी हमें मालूम है। एक तो हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते ही करते हैं, और उसके अलावा हमें जरूरत पड़ी तो हम फ्रेश इशू भी करते हैं। ये चीजें हम नॉर्मली करते हैं या नहीं करते? करते हैं। अब ये चीजें करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब आप पहले यहां पर देखें। इन चीजों को करने के लिए सबसे पहले तो हम एक तो एंट्री पहले कर लें। सबसे पहली एंट्री आपकी होगी 1, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, कैंसलेशन। मैं सिर्फ इतना ही लिख देता हूं, कैंसलेशन एंड अमाउंट ड्यू। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब है जो शेयर हम बाई बैक कर रहे हैं उनको कैंसिल कर रहे हैं, और हमने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना है। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम अमाउंट लिख ही चुके हैं, नॉमिनल वैल्यू 2,50,000 की है, तो 2,50,000 की फिगर मैंने यहां पर लिख दी। उसके अलावा हम इनको प्रीमियम पे बाई बैक कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक भी मैंने यहां पर लिखा। अब प्रीमियम ऑन बाई बैक का अमाउंट आपने देखा कि कितना है, वो भी इत्तेफाक से 2 लाख, इत्तेफाक से क्या, वो भी 2,50,000 का है। उसके अलावा फिर हम लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट 5 लाख। तो इक्विटी शेयर होल्डर को हमने 5 लाख रुपीस देने हैं। उसके अलावा फिर मैंने प्रीमियम ऑन बाई बैक को राइट ऑफ कर दिया, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बाई बैक। अब प्रीमियम ऑन बाई बैक को राइट ऑफ करने के लिए कई बार मैं बता चुका हूं कि अगर हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है तो जाहिर है हम उसके अगेंस्ट राइट ऑफ करेंगे, और इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2.5 लाख का प्रीमियम राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है, टू प्रीमियम ऑन बाई बैक, ये हमने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया 2,50,000 से, 2,50,000 से हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। करेक्ट? राइट सर। अच्छा जी, राइट ऑफ करने के बाद अब इस क्वेश्चन में कोई सेल के बारे में एंट्री नहीं थी, तो अब मैं अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकता हूं। मुझे 2.5 लाख की रिप्लेसमेंट चाहिए, और जैसा कि तुमने देखा हमारे को क्वेश्चन में रिजर्व्स दिए हुए थे, और रिजर्व्स हमारे पास काफी मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका मतलब मैं रिजर्व से 2,50,000 रुपीज ले लूंगा, और मुझे किसी फ्रेश इश्यू की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनफ बैलेंस है रिजर्व्स में। तो इसका मतलब अगली एंट्री जब मैं करूंगा यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की जब एंट्री करेंगे तो हमने रिजर्व्स का इस्तेमाल करा है, तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जो भी लिखते हैं, 2,50,000 रुपीज आपने इस्तेमाल करे, तो 2,50,000,
और 2 CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2,50,000। कोई फ्रेश इश्यू इस क्वेश्चन में नहीं है। ये सिर्फ मैं ऐसे ही तुम्हें याद दिलाने के लिए लिखता रहता हूं, इसमें कोई फ्रेश इश्यू नहीं है। अब मैं एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर दूंगा। एक्चुअल पेमेंट, अब जब आप एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करेंगे, एक्चुअल पेमेंट, तो एक्चुअल पेमेंट की एंट्री जब मैं करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है, उसको हमें अब डेबिट करना होगा क्योंकि उनको 5 लाख की पेमेंट हमें करनी होगी। अब बेटे मैं यहां पर 2 कैश, क्योंकि नॉर्मली जब हम पे करते हैं तो 2 कैश या बैंक लिखते हैं, लेकिन यहां मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप 2 करंट एसेट लिखना, ब्रैकेट में आप लिख लो बैंक या कैश, वो आपकी मर्जी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कैश या बैंक दिया नहीं है और क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो कैश या बैंक का बैलेंस है वो करंट एसेट के अंदर मौजूद है, जितना भी तुम्हें चाहिए एक्चुअल पेमेंट के लिए। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बन सकती, उसका रीजन ये है कि तुम्हें बैलेंस शीट फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन फिर आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद, सॉरी कर सकते हैं क्या, मैंने करा ही दिया, अब क्या करेंगे आप? आइए जी पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 3.3 है, बिकॉज 3.3 जो है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अब 3.4 लिया। 3.4 को देखें, 3.4 और 3.3 एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, तो इसलिए आप 3.4 को करने के बाद 3.3 का क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें भी उसने टाइटल लिख दिया M444 लिमिटेड नाम की कंपनी है कोई, और 31 मार्च 2021 को, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। एक तो सिचुएशन 1 है, एक सिचुएशन 2 है। दोनों ही सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो, हर चीज सेम है। शेयर कैपिटल जो है 1200 फिगर्स करोड़ में, ये ध्यान रखना, और जनरल रिजर्व का अमाउंट भी सेम है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम है। अब ये जो आइटम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वैसे तो ये भी सेम है, लेकिन ये हमारे काम का आइटम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये तुम्हें ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। फर्क किस केस में है, यहां 3,200 है लोन फंड्स और यहां लोन फंड्स 6,000 है। तो दोनों स्विच, और कहते हैं नीचे जो प्राइस ऑफर करा जा रहा है वो 30 पर शेयर के हिसाब से करा जा रहा है। तो दोनों सिचुएशंस में तुमने बस ये निकालना है। वैसे तो हम सिचुएशन 1 कर लो, सिचुएशन 2 ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो शेयर 10 रुपए का है और बाय बैक ऑफर प्राइस जो है वो 30 करोड़ का है। अब देखो जब आप कंप्यूट करेंगे तो ये 3 आइटम जो हैं और ये मिला करके आपके शेयर होल्डर्स फंड होंगे। शेयर होल्डर्स फंड की फिगर दोनों में सेम ही आएगी। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि डाटा तो बिल्कुल सेम ही है। तो इस क्वेश्चन को टेक्निकली तो आप कर सकते हो, उसमें किसी तरीके का कोई डाउट मुझे नहीं है। और उसके बाद फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। करेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर जो है 3.4, 3.3 और 3.4 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि आप कर सकते हैं। 3.3 आप खुद करेंगे और मैं जो है 3.4 कर रहा हूं। 3.4 में भी मैंने सिचुएशन 1 को पहले कंसीडर करा, सिचुएशन 1। अब सिचुएशन 1 में जो डाटा हमारे सामने वो हमारे लिए कोई नया नहीं है, 1 मिनट में आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले सिचुएशन 1 में हमने लिखा टेस्ट 1, तो पहला टेस्ट हमने करा टेस्ट 1। टेस्ट 1 का क्या मतलब होता है? टेस्ट 1 का मतलब है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के लिए मुझे यह देखना पड़ेगा कि इस कंपनी की टोटल शेयर कितने की है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, टोटल नंबर ऑफ शेयर 120 करोड़ से, करेक्ट? टोटल नंबर ऑफ शेयर 120 करोड़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 120 करोड़ को मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा 25% से। तो इस टेस्ट के मुताबिक मुझे पता लग गया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बाई बैक पॉसिबल हो सकता है।
तो ये आ जाएगा 30 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स, ये सारी फिगर जो है करोड़ में, तो 30 करोड़ शेयर्स का हम बाई बैक कर सकते हैं इस टेस्ट के मुताबिक। अब मैंने टेस्ट 2 को देखा। टेस्ट 2 क्या बताता है? पहले तो टेस्ट 2 जो है उसको हम कहते तो है रिसोर्स टेस्ट, और रिसोर्स टेस्ट ये बताता है कि बाई बैक जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, जिसको कि हम शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं। तो इस टेस्ट के मुताबिक मैक्सिमम बाई बैक जो हो सकता है, जो भी हमारी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है उसको मिला करके 25% के बराबर हो सकता है। इसमें मैंने क्या करा, सीधा 25% कंप्यूट कर लिया। 25% ऑफ इक्विटी या इक्विटी शेयर होल्डर फंड, करेक्ट। तो इक्विटी का मतलब, अब इक्विटी मुझे कंप्यूट करनी पड़ेगी, तो इक्विटी जो आपकी आ जाएगी, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 करोड़ की हमें दी हुई है, उसके अलावा फिर हमें जो रिजर्व्स दिए हुए हैं वो तुमने इसमें ऐड करने हैं। 3 रिजर्व्स आपको दिए हुए हैं, और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को बेटे आपने कंसीडर नहीं करना है। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को आपने कंसीडर नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखना है, करेक्ट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब इसका मैं 25% निकाल लूं, तो 25% अगर मैं निकालूंगा तो पहले मैं 25% ऑफ, ये कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 600 प्लस 1800, इतना ही आएगा ना, 800, 2200 इंटू 2, कितना आ रहा है? रिजर्व्स का बैलेंस जरा मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है रिजर्व्स का बैलेंस 1080 ही है ना। हाँ, 1080 ही है। तो 1200 प्लस 1080 प्लस 400 प्लस 200, 2880 आ रहा है। ठीक है, 2880। तो 25% बेटा ये रुपी वैल्यू है, ये हमने भूलना नहीं है। ये सब चीजें शेयर कैपिटल जो है रुपी में दी हुई है, रिजर्व्स भी रुपी में है, तो इसका मतलब ये रुपी वैल्यू है। तो 25% ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू रुपीज 720 करोड़। यानी कि इस टेस्ट के मुताबिक जो मैक्सिमम बाईबैक हो सकता है वो रुपीज 720 करोड़ का हो सकता है, रुपीज 720 करोड़ का हो सकता है इस टेस्ट के मुताबिक। रिसोर्स टेस्ट ये कहता है द बाईबैक, मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक कैन बी 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इनडायरेक्टली इसका मतलब है 25% ऑफ इक्विटी। अब मुझे यह देखना है कि कितने शेयर्स का मैं बाईबैक करूंगा, तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि बाईबैक प्राइस कितना है। अब बाईबैक प्राइस इस क्वेश्चन में 30 था, तो मैं 30 से पहले इसको डिवाइड कर देता हूं, तो डेट इज इक्वल टू 24। यानी कि इस टेस्ट के मुताबिक नंबर ऑफ शेयर्स जो पॉसिबली मैं बाई बैक कर सकता हूं वो 24 होंगे। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक कोई डाउट किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर है इसमें तीसरा टेस्ट, और जो तीसरा टेस्ट होता है वही थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा मेन टेस्ट होता है, डेट इक्विटी टेस्ट। डेट इक्विटी टेस्ट के मुताबिक डेट इक्विटी टेस्ट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं यहां पर डेट्स लिखूंगा। डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स दोनों से है, हालांकि इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म डेट्स नहीं है। और डिवाइडेड बाय एक्स का मतलब है मिनिमम इक्विटी आफ्टर द बाईबैक, और दिस मस्ट बी इक्वल टू 2:1 कि मिनिमम इक्विटी एटलीस्ट इतनी रहनी चाहिए कि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे डेट्स एंड डेट्स की फिगर सिचुएशन 1 में, बस सिचुएशन 1 और 2 में यही फर्क है। जब तुम अभी तक का जो आंसर है वो तो कॉमन आंसर है दोनों सिचुएशंस के लिए। तो 3200 और उसको डिवाइड कर दो x से, एंड विच इज इक्वल टू 2/1। तो ये x की फिगर जो आ जाएगी 3200 डिवाइडेड बाय, चलो मैं पहले लिखी दूं, 3200 इंटू 1
is equal to 2x and x will be equal to 3200 divided by 2, that is equal to 1600. इस टेस्ट के मुताबिक मिनिमम इक्विटी 1600 की रहनी चाहिए बायबैक के बाद। तो प्रेजेंट इक्विटी आपकी कितनी है जो अभी हमने कंप्यूट करी, प्रेजेंट इक्विटी। अब प्रेजेंट इक्विटी जो आपने कंप्यूट करी थी वो 2880 की थी। कितने की थी? 2880 की थी। और मिनिमम इक्विटी हमें कितनी मेंटेन करनी है? मिनिमम इक्विटी यानी कि बाई बैक के बाद भी इक्विटी में इतना बैलेंस होना चाहिए। मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड कि बाई बैक के बाद इक्विटी में एटलीस्ट इतना बैलेंस होना चाहिए 1600 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें ये बता देगा कि मैक्सिमम पॉसिबल हम कितने का बाई बैक कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के मुताबिक 1280 करोड़ का हम बाई बैक कर सकते हैं, पॉसिबल बाई बैक। तो पॉसिबल बाई बैक जो है वो इतने का है। पॉसिबल बाई बैक, पॉसिबली आप इतना अमाउंट जो है बाई बैक कर सकते हैं। और इसमें नंबर देखना हो तो 30 रुपए से इसको डिवाइड कर दो। अब 30 से इसको डिवाइड कर दें 1280 को, ये पॉइंट्स में आ रहा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा। 1280 डिवाइडेड बाई 30 तो 42.67 आ रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट के मुताबिक 42.67 है। तो सिचुएशन 1 में अगर मैं सिर्फ सिचुएशन 1 को कंसीडर करता हूं तो 30, 24 और 42.67 में से लोवेस्ट फिगर कौन सी है? 24 है। तो ये कंपनी मैक्सिमम 24 करोड़ शेयर्स का बाईबैक कर सकती है और कंपनी चाहे तो उससे कम का भी कर सकती है, लेकिन 24 से ज्यादा का नहीं कर सकती। सिचुएशन 2 मुझे उम्मीद है कि अब आप खुद कर सकते हैं। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन 2 में सिर्फ आपको यहां डेट्स की फिगर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को किसी तरीके का? सर बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अब उसके बाद में जरा देखूं आगे क्या है। क्या अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी जरा चेक करना पड़ता है ना, सारी चीजें एकदम से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप बड़े आराम से खुद कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, आप सोचेंगे सर इसमें तो बैलेंस शीट दी है, तो क्या हो गया? बैलेंस शीट से आपको थोड़ी कुछ करना है। जो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया, देखो यहां पर भी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये B222 लिमिटेड नाम की बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, इसमें भी रेवेन्यू रिजर्व्स दिए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम दिए हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिए हैं। तो इक्विटी जब आप कंप्यूट करोगे तो इन सबको ऐड कर लेंगे। और डेब्ट्स की फिगर में डिवेंचर भी है, अनसिक्योर्ड लोन भी है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हैं। तो ये सारे तुम्हारे डेट्स हैं। डेट्स जितने भी होंगे उनको तुमने लेना है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। तो अब तुम्हें पता लग गया, मेन चीज तो यही होती है। डेट्स आपको पता लग गया, इक्विटी आपको पता लग गया। और क्यों कहा मैंने, ये वही क्वेश्चन है। देखो इसमें भी ऑलमोस्ट वही लिखा है, 25,000 शेयर कंपनी खरीदना चाहती है 20 रुपीज के हिसाब से। बस ये है कि इसमें बैलेंस शीट फुल फ्लेश तुम्हें दे दी है। इसमें भी तुम्हें पहले तो ये बताना है कि जो कंपनी ये 25,000 शेयर खरीद रही है, क्या ये विद इन लॉ है या नहीं है। आप तीनों टेस्ट करोगे और अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये 25,000 शेयर्स का बाई बैक करेक्ट है, यानी कि कंपनी इतने शेयर खरीद सकती है। और इसमें भी आपको फिर उसी तरीके से एंट्री करके आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये समरी स्टेटमेंट भी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी जो 25,000 शेयर खरीद रही है वो विद इन लॉ है और उसकी एंट्रीज भी मैंने करके यहां पर दिखा दी हैं। ना सिर्फ एंट्रीज बल्कि बैलेंस शीट भी मैंने बना करके दिखा दी है, हालांकि इसकी जरूरत आपको नहीं है। अगला जो सेक्शन है उसका ताल्लुक ऑफ कोर्स सेक्शन 4 से है। फिर नेक्स्ट सेशन में जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो उसमें हम सेक्शन 4 के बारे में फिर बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।